आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, जिन्होंने 375 से 1414 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। ये गुप्त वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे और समुद्रगुप्त के भी योग्य पुत्रों में सबसे योग्य और श्रेष्ठ थे। इसी कारण समुद्रगुप्त ने इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वह एक महान पिता के पुत्र थे। शासन, प्रबंध एवं युद्ध दोनों में उसकी ख्याति उसके पिता की भांति प्रसिद्ध थी। वह एक महान विजेता, अतुल पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अनेक उपाधियां धारण की, जैसे कि देवश्री, विक्रम, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, नरेंद्र सिंह, सिंह चंद्र, परम भागवत, अजीत विक्रम, विक्रमांक, अप्रतिरथ आदि। इसके अलावा सांचिक अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त का दूसरा नाम देवराज तथा वाकाटक अभिलेखों के अनुसार उसका एक और नाम था देवगुप्त। उनका राज्याभिषेक लगभग मथुरा स्तंभ लेख के अनुसार 375 ईस्वी में हुआ। चंद्रगुप्त अपनी युवा अवस्था से ही वीर एवं साहसी थे। चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य को सुदृढ़ किया, साम्राज्य की स्थिति और साम्राज्य दोनों को बढ़ाया। गुप्त अभिलेखों व मोहरों में चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम पत्नी का नाम ध्रुव देवी अथवा ध्रुव स्वामिनी मिलता है। बिलसत पाषाण स्तंभ लेख और बिहार पाषाण स्तंभ लेख में ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की महादेवी और कुमारगुप्त प्रथम की माता कही गई है। वैशाली की खुदाई में बहुत सी मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है, जिनमें एक मोहर ध्रुव स्वामिनी की भी है, जिसमें वह चंद्रगुप्त की पत्नी और गोविंद गुप्त की माता कही गई है। अतः ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त के दो पुत्र हुए, कुमारगुप्त प्रथम और गोविंद गुप्त। इसके अलावा चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी थी, वो थी कुबेर नागा, जो पद्मावती अथवा मथुरा के नागकुल की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त ने राजनीतिक दृष्टि से नागों से मैत्री स्थापित करने के लिए नाग राजकुमारी से विवाह किया था। कुछ विद्वानों का मत है कि समुद्रगुप्त ने पद्मावती के शासक गणपति नाग को पराजित कर उसका राज्य विनिष्ट कर दिया था। तत्पश्चात प्रत्यर्पण नीति के अंतर्गत गणपति नाग के ही किसी वंशज को उसका राज्य लौटा दिया गया और उसने अपनी कन्या का विवाह युवराज चंद्रगुप्त से कर दिया था। समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख में उसे बहुपुत्र पौत्र वाला कहा गया है। अतः संभवतः कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, कुबेर नागा से उत्पन्न कन्या प्रभावती गुप्त का जन्म समुद्रगुप्त के जीवन काल में ही हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी रानी कुबेर नागा से उत्पन्न राजकुमारी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा विष्णुसेन पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया। इस प्रकार उसने नागों के हास के पश्चात गुप्तों के एकमात्र संभावित प्रतिद्वंदी वाकाटकों को भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा मित्र बना लिया। वाकाटकों से वैवाहिक संबंध उसके लिए अनेक लाभदायक सिद्ध हुए, क्योंकि वाकाटक जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चिमी भारत विजय अभियान में व्यवधान उत्पन्न कर सकते थे, वे उसके सहयोगी, संबंधी और मित्र बन गए। रुद्रसेन द्वितीय का शासनकाल अत्यंत अल्प रहा और उसकी मृत्यु के बाद अल्पवयस्क उत्तराधिकारी दिवाकर सेन की संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्त ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया और उस दौरान वाकाटक वंश पर एक प्रकार से चंद्रगुप्त का ही प्रभाव रहा। इसके पश्चात चंद्रगुप्त ने दिग्विजय की। चंद्रगुप्त के सामने सबसे बड़ी यह समस्या थी कि गुप्त साम्राज्य को दृढ़ एवं सुरक्षित कैसे बनाया जाए। यद्यपि समुद्रगुप्त ने भारत में एक सार्वभौम साम्राज्य स्थापित किया था, किंतु साम्राज्य में कई श्रृंखलाएं ढीली पड़ गई थी। समुद्रगुप्त ने आत्मसमर्पण करने वाले राजाओं और गणों को अधीन करके छोड़ दिया था, जो सार्वभौम सत्ता के निर्बल होते ही स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए चंद्रगुप्त के लिए अनिवार्य था कि वह उन सबको फिर से अधीन करें, क्योंकि चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच रामगुप्त का शासनकाल माना जाता है, जो अत्यधिक दुर्बल शासक था रामगुप्त। इस कारण साम्राज्य में कुछ से विद्रोह करके स्वतंत्र होने की कोशिशें कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उनको फिर से अधीन किया जाए। तो सबसे पहले उसने गणराज्यों को जीता। पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रपों तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में भद्रगण से लेकर सर्वणिक गण तक छोटे छोटे गणों की एक पतली सी दीवार थी। ये गण यद्यपि स्वतंत्रता प्रेमी थे, किंतु वे किसी संगठन का आक्रमण का सामना करने में भी असमर्थ थे। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम इन्हीं गणों पर प्रहार किया। वाकाटकों को अपना सहयोगी एवं मित्र बना लेने पर चंद्रगुप्त के लिए मध्य और पश्चिम भारत की विजय जो थी वो बहुत आसान हो गई थी। डॉक्टर बसाक के अनुसार मालवा और सौराष्ट्र की विजय में चंद्रगुप्त को उसके दामाद वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से सहायता मिली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वाकाटकों को अपना मित्र बनाने और उनका सहयोग प्राप्त करने के बाद ही चंद्रगुप्त ने मालवा और सौराष्ट्र की दिग्विजय नीति की थी। संभवतः मध्य प्रदेश के अवशिष्ट गणों की उन्मूलित करने के पश्चात
वह अपने पिता के समय की एरंड सीमा को लांघ कर पूर्वी मालवा में प्रविष्ट हुआ, जहां उसने आगे के अभियानों की योजना निश्चित करने के लिए उदयगिरी अथवा विदिशा में अपना शिविर डाला था। उदयगिरी गुहा अभिलेख से प्रतीत होता है कि इस अभियान के दौरान पूर्वी मालवा के काक आदि गणों व गणपति नाग के कुलों को भी उन्मूलित कर दिया गया। यही कारण है कि चंद्रगुप्त को इस दिग्विजय के पश्चात गणों का भारतीय इतिहास में हमें आगे वर्णन भी नहीं मिलता। इसलिए चंद्रगुप्त का एक नाम गणारी भी है, जिसने संपूर्ण गणों का नाश किया था। चंद्रगुप्त के कुछ ताम्र सिक्के मिले हैं। उस सिक्कों के पृष्ठ भाग पर गरुड़ मुख में सर्प लिए हुए दिखाया गया है। सर्प नाग शासकों का राजचिन्ह तथा गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। अतः इससे संकेत मिलता है कि गुप्तों रूपी गरुड़ ने नाग रूपी नागवंश को खा लिया है। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने उनके गणों के सभी साम्राज्यों को अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त का ध्येय विदेशी शकों को भी विनिष्ट करना था, किंतु सौराष्ट्र के शकों को उन्मूलित करने के लिए पश्चिमी मालवा पर अधिकार करना आवश्यक था। अतः संभव है कि विदिशा और धार के बाद चंद्रगुप्त ने अवंती व मंदसौर पर विजय स्थापित की थी। पश्चिमी मालवा के विजय के संबंध में यद्यपि कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु दासपुर से प्राप्त नरवर्मन के अभिलेख से अनुमान होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्त की होगी। इसके पश्चात गणारी के उपाधि के पश्चात हमें उसकी एक अन्य उपाधि मिलती है शकारी, अर्थात शकों का विनाश करने वाला, शक क्षत्रपों का उन्मूलन करने वाला। मालवा पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त की दिग्विजय का प्रमुख लक्ष्य विदेशी शकों को उन्मूलित कर पश्चिमी भारत को स्वाधीन करना था। वीरसेन के उदयगिरी लेख से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त अपने मंत्रियों, सेनापतियों तथा सामंतों के दल बल के साथ पृथ्वी की जय हेतु उदयगिरी पहुंचा, जहां शकों के उन्मूलन के लिए उसने योजना तैयार की। शकों पर आक्रमण की योजना सफल हुई और पश्चिमी भारत का क्षत्रप राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। शकों पर विजय उसकी महान उपलब्धि थी, जिससे प्रेरित होकर वीरसेन के उदयगिरी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए अपनी अंतर्ज्योति से सूर्य और चंद्र की तरह आभासित होने वाला अद्भुत व्यक्ति कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दुर्लभ रजत सिक्कों से भी प्रमाणित होता है कि उसने शकों का अंत कर सौराष्ट्र प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया था। इन रजत सिक्कों की बनावट और शैली क्षत्रप सिक्कों के अनुकरण करती है। कुछ रजत सिक्कों के सामने की तरफ शक शैली में सम्राट के पीछे बाईं तरफ तिथि का वर्ष शक संवत की बजाय गुप्त संवत दिया गया है, तब पीछे की तरफ क्षत्रपों के चैत्य की जगह पंख फैलाए गरुड़ की मुद्रा अंकित है, जिससे ये पता चलता है कि इन शकों की सत्ता को चंद्रगुप्त ने समाप्त करके गुप्तों का साम्राज्य यहाँ स्थापित किया था। शक क्षत्रप जो चंद्रगुप्त से पराभूत हुआ था, वह संभवतः महाक्षत्रप स्वामी सत्य सिंह का लड़का रुद्रसिंह तृतीय था। रुद्रसिंह तृतीय क्षत्रप वंश का अंतिम राजा प्रतीत होता है। रुद्रसिंह तृतीय के 38 ईस्वी तक के सिक्के मिलते हैं। इसके बाद उसका कोई सिक्का नहीं मिलता। रुद्रसिंह से पूर्व 3 महाक्षत्रप शक सिंहासन पर बैठ चुके थे और चंद्रगुप्त के मालवा अभियान से शकों की स्थिति अत्यधिक अस्थिर हो गई थी। संभवतः मालवा हस्तगत करने के बाद उसने तुरंत शकों के प्रदेश को जीतना आरंभ कर दिया था। इसके पश्चात चंद्रगुप्त ने पूर्वी प्रत्यंत राज्यों की विजय की, जिसका वर्णन हमें महरौली के लौह स्तंभ से पता चलता है। महरौली के लौह स्तंभ से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य के शत्रु प्रत्यंत प्रति सम्राट दवाक और कामरूप के राजा बंगाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठे हो गए थे। समतट, दवाक और कामरूप के राजाओं को सम्राट समुद्रगुप्त ने पराभूत किया था। अतः प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त की गद्दी पर बैठते ही इन राजाओं ने गुप्तों की अधीनता से मुक्त होने के प्रयास शुरू कर दिए थे। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप गुप्त सम्राट के विरुद्ध वो एक हो गए और बंगाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। इनकी गुप्त साम्राज्य से सीमाएं मिलती थी, तो चंद्रगुप्त ने इन्हें परास्त किया था। इसके पश्चात पश्चिमोत्तर भारत पर भी उसने आधिपत्य किया था। पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों के वंशज अभी तक शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मथुरा का प्रदेश कुषाणों की शक्ति का केंद्र रहा और वह पूरी तरह गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों का अंत किए जाने पर पश्चिमोत्तर कुषाण शासकों ने गुप्त शक्ति से आतंकित होकर बंग के शासकों की तरह विद्रोह कर दिया। महरौली के लौह स्तंभ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों को पार कर वाहिकों को पराजित किया। इस अभियान के दौरान उसने शत्रुओं को जीतकर शक कुषाणों की शक्ति का
जो प्रमुख केंद्र था उस पर विजय प्राप्त कर ली। सांची अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि उसकी राजकीय सत्ता का द्योतक देवराज विरुद्ध उत्तर पश्चिम के देवपुत्रों पर विजय स्थापित करने का परिचायक है। कई शताब्दियों से शक भारतीय राजनीति की विकट समस्या बने हुए थे। उन्हें पराजित करने वालों का बड़ा यश माना जाता था। प्राचीन काल में जब हम विक्रम संवत के बारे में पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में किसी उज्जैनी के शासक ने शकों को परास्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उसी ने विक्रम संवत भी चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी पश्चिम व पश्चिमोत्तर भारत के शकों को पराजित किया, इस कारण विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, अतः वह शकारी विक्रमादित्य भी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो रजत सिक्के मिले हैं उनमें से कुछ पर परम भागवत महाराजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा है। कुछ रजत सिक्कों पर श्रीगुप्त कुलस्य महाराजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रमादेवस्य लिखा हुआ है। समवयी सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत के पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर अंचल को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के बाद जब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तब चलाए होंगे। महरौली लोह स्तंभ और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संधि विग्रहिक मंत्री वीरसेन के उदयगिरी अभिलेख से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने अनेक राजाओं को अपना दास बनाया था। उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के बिलसद पाषाण स्तंभ लेख और उसके पौत्र स्कंदगुप्त के बिहार पाषाण स्तंभ लेख में उसे अपृथ्वीरथ की उपाधि से अलंकृत किया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर उसका प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था। प्रभावती गुप्त ने भी अपने दान पत्र में चंद्रगुप्त को सर्वराजुचेता के विरुद्ध से अलंकृत किया है। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त ने अनेक स्वाधीन राज्यों को जीतकर उनका उन्मूलन कर दिया और गुप्त साम्राज्य में अत्यधिक विस्तार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को जीतने के बाद शासन की सुव्यवस्था के लिए उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैनी के राजधानी होने की प्रामाणिकता महाकवि राजशेखर के वर्णन से सिद्ध होती है। उज्जैनी को राजधानी बनाने का रहस्य यह था कि यह नगरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य के केंद्र में स्थित थी, अतः इस केंद्र के स्थान पर पाटलिपुत्र की अपेक्षा अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। यहीं से विजित शक राज्य पर दृढ़ता से शासन किया जा सकता था, अतः उज्जैनी को राजधानी बनाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चतुरता का अपनी परिचय दिया। इसके पश्चात चंद्र नाम पर भी एक विवाद है कि जो हमें महरौली लोह स्तंभ मिलता है उसमें सिर्फ चंद्र नाम का उल्लेख मिलता है। दिल्ली के कुतुब मीनार के समीप महरौली में एक लोह स्तंभ पर एक लेख उत्कीर्ण मिला है, जिसमें हमें विष्णु भक्त एकाधिराज के विक्रम और विजयों का दशपूर्ण यशगान किया गया है, जिसमें राजा का जो नाम है वो चंद्र उल्लेखित है। ये चंद्र कौन था? फ्लीट मनुष्य था। डॉक्टर श्रीराम गोयल का मत है कि यह समुद्रगुप्त है तथा समुद्रगुप्त का मुख चंद्र के समान होने के कारण इस लोह स्तंभ के लेख में उसे चंद्र नाम दिया गया है। कुछ विद्वान उसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के चंद्रवर्मा व सुसोनिया अभिलेख के पुष्करणाधिपति चंद्रवर्मन से मिलाते हैं, अतः इस विषय में पुरातत्ववेताओं में गहरा मतभेद है। चंद्रगुप्त प्रथम अपने वंश का प्रथम महाराजाधिराज हुआ, यह तो सही है, किंतु पूर्व में बंगाल, पश्चिम में मथुरा और पंजाब, उत्तर पश्चिम भारत में एवं बल्ख तक उसके एकाधिपत्य किया था, इस बारे में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यदि चंद्रगुप्त प्रथम ने इतनी विशाल दिग्विजय की होती तो उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को आर्यावर्त के अनेक राजाओं को उन्मूलन करने, उत्तर के राजाओं का आत्मनिवेदन प्राप्त करने तथा दक्षिण के राजाओं पर धर्म विजय स्थापित करने की आवश्यकता क्यों होती? प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त के समय में ही गुप्त राज्य सत्ता का वास्तविक विस्तार हुआ था, अतः एक छत्र राज्य स्थापित करने वाला सार्वभौम सम्राट चंद्र, जिसका प्रभुत्व सिंधु प्रदेश से लेकर दक्षिण समुद्र तक विस्तृत था, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं हो सकता। यही बात मिहिर कुल के अनुज पर भी लागू होती है। महरौली स्तंभ लेख का चंद्र समुद्रगुप्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्रगुप्त के किसी भी अभिलेख या सिक्के पर उसे चंद्र के समान मुख वाला नहीं कहा गया है। इसके विपरीत चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रियंक शैली के सिक्कों के सामने की ओर विक्रमादित्य विरुद्ध के प्रियंक के नीचे रूपाकृति भी लिखा गया है। श्री एलन के अनुसार रूपाकृति शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय की शारीरिक पूर्णता को व्यंजित करता है। पुष्करणाधिपति चंद्रवर्मन को प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के कतिपय सामान्य राजाओं के साथ उल्लेखित चंद्रवर्मा से भी मिलाया जाता है, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था। प्रशस्ति का चंद्रवर्मा एक साधारण राजा था, जिसे हम महरौली के महाराजाधिराज चंद्र से समीकृत नहीं कर सकते। उक्त अभिलेख की लिपि और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की लिपि में बहुत कुछ समानताएं हैं, जो कि 4वीं-5वीं सदी में उत्तर भारत में प्रचलित थी।
चौथी 5वीं सदी में गुप्त वंश में दो महान दिग्विजय शासक हुए, एक समुद्रगुप्त, दूसरा उनका पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अतः महरौली लोक अभिलेख में उल्लेखित एकाधिपति समुद्रगुप्त या उसके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा ही व्यक्ति हो सकता है। चूंकि एकाधिपत्य प्राप्त करने वाले का नाम चंद्र दिया गया है, अतः उसका अभिप्राय समुद्रगुप्त से नहीं बल्कि उसके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ ताम्र सिक्के मिले हैं जिसमें सामने की ओर श्री चंद्र और पीछे की ओर गुप्त लिखा हुआ है। कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिसके सामने की तरफ केवल चंद्र लिखा है और पीछे की तरफ कलश। इन ताम्र सिक्कों से प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही वास्तविक नाम शायद चंद्र और गुप्त विरुद्ध के रूप में जोड़ा गया था। श्री राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार उसकी सिंह शैली के सिक्कों पर उसका विरुद्ध नरेंद्र चंद्र और सिंह चंद्र से भी प्रकट होता है कि सम्राट का निजी नाम केवल चंद्र था। अतः महरौली का चंद्र केवल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही हो सकता है। और हमें चंद्रगुप्त की जितने भी हम विजय अभियान पढ़ते हैं वह हमें महरौली के लेख से ही ज्ञात होते हैं। तो इस प्रकार महरौली के चंद्रगुप्त से उसका समीकरण ही होता है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार कितना बड़ा था? हालांकि चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त ने भी बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, पर रामगुप्त के समय उनका जो साम्राज्य था उसमें विघटन शुरू हो गया था। जो पड़ोसी राज्य थे, अधीन राज्य थे, वो विद्रोही हो गए थे, तो चंद्रगुप्त ने फिर से उनको जीता था। इसी कारण उसकी उपाधियां गणारी, शकारी, वहारी अनेक उपाधियां उसने हासिल की। उसका साम्राज्य विस्तार अत्यधिक था। आर्यवत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का महान कार्य जो था समुद्रगुप्त ने प्रारंभ किया था और उसे उसके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूरा किया। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की सीमा मध्य भारत की तरफ एरन तक पहुंचा दी थी, किंतु उसके पुत्र ने संपूर्ण मालवा को जीतकर समस्त मध्य भारत को गुप्त साम्राज्य में मिलाया और गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम तक पहुंचा दी थी। पूर्व में उसने बंग को जीतकर गुप्त सीमा को पूर्वी समुद्र तक पहुंचा दिया था। उत्तर पश्चिम में उसने मथुरा से आगे बढ़कर पंजाब के शासकों और उसके आगे उत्तर प्रदेश के शक कुषाणों को पराजित कर बल्ख तक गुप्त साम्राज्य स्थापित किया था। भारतीय इतिहास में पहले चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा भारतीय सम्राट हुआ जिसने उत्तर पश्चिम प्रदेशों को जीतकर भारत की सीमा को हिंदू कुश तक पहुंचाया था। किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने उससे भी बढ़कर कार्य किया था और काबुल एवं अफगानिस्तान को दबाकर बल्ख तक के प्रदेशों को भारतीय साम्राज्य का अंग बना लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य से भी अधिक विस्तृत साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया था, पश्चिमी सीमा को और अधिक सुदृढ़ किया था और विदेशियों के आक्रमण को और भी कठिन बना दिया था। किंतु प्रतीत होता है कि उत्तर पश्चिम प्रदेशों की विजय स्थायी नहीं हो सकी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ये प्रदेश गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित नहीं माने जाते। चंद्रगुप्त की राजधानी के बारे में थोड़ा मतभेद होता है, पर वस्तुतः उसने 2 राजधानियां बनाई थी। वसु बंधु की जीवन कथा के लेखक परमारथ के अनुसार विक्रमादित्य नाम के एक राजा की राजधानी अयोध्या थी। समुद्रगुप्त के गया अभिलेख में भी अयोध्या को उसका स्कंदावार कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को खेल ही खेल में स्वाधीन कर लिया था। अतः पाटलिपुत्र व अयोध्या चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता के समय से ही राजधानी व मुख्य नगर होने का गौरव प्राप्त कर चुके थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची और उदयगिरी अभिलेखों से मालूम होता है कि पूर्वी मालवा विजय करने से पूर्व संभवतः उसने भिलसा को अपनी पश्चिमी राजधानी बनाया, किंतु बाद में उसने संपूर्ण मालवा और सौराष्ट्र जीत लेने के बाद साम्राज्य की पश्चिमी राजधानी का होने का गौरव उज्जैनी को प्रदान किया। संस्कृत साहित्य में भी विक्रमादित्य नाम के राजा को पाटलिपुत्र व उज्जैन दोनों का आदेश्वर कहा गया है। इस प्रकार उसने प्राचीन भारत की प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र और उसके काल में अत्यधिक विकसित होते हुए उज्जैन दोनों को ही अपनी राजधानी बनाया, जो गौरवमयी राजधानियां भारत की रही हैं। इसके पश्चात चंद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। भारत के जो उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भाग समुद्रगुप्त के समय गुप्त शासन में नहीं आ सके थे, वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय गुप्त साम्राज्य के अंग बन गए। मध्य भारत के गणों व नागों, सौराष्ट्र, पंजाब, अफगानिस्तान व बल्ख के शक कुषाणों तथा पूर्व के विद्रोही बंग शासकों को पराजित कर वह समस्त उत्तरी भारत का एक क्षत्र सम्राट बन गया था। संभवतः अपने इसी महान दिग्विजय के उपलक्ष्य में उसने अपने पिता की ही भांति अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। काशी के नगवा गांव में एक घोड़े की प्रतिकृति मिली है जिस पर चंद्रगुप्त लिखा गया है। अनुमान लगाया जाता है कि यह मूर्ति उसी घोड़े की है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अश्वमेध यज्ञ में काम आया था। राजकुमारी प्रभावती गुप्त के पूना दान पत्र में
चंद्रगुप्त द्वारा अनेक गो और कोटि सहस्त्र स्वर्ण दान करने का उल्लेख मिलता है। यह दान संभवतः अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर ब्राह्मणों को किया गया होगा। चंद्रगुप्त ने शासन प्रबंध पर भी ध्यान दिया। उसने शासन सुधार किया। लगभग संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद गुप्त शासन प्रबंध को संगठित करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही है। समुद्रगुप्त और रामगुप्त को इसके लिए अवसर ही नहीं मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन प्रबंध की प्रशंसा फाहियान ने भी की है। इसका वर्णन यथास्थान पर गुप्त शासन के अंतर्गत किया जाएगा। हम जब गुप्त शासन पढ़ेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। और उसने जो शासन के साथ साथ जो आर्थिक और व्यापारिक विकास किया, राज्य का सांस्कृतिक विकास किया, उसके जो निर्माण कार्य थे वो भी गुप्त प्रशासन में पढ़े जाएंगे। चंद्रगुप्त का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने न केवल दिग्विजय की बल्कि साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उसका काल भारत में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य ही स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजय से स्पष्ट होता है कि सम्राट समुद्रगुप्त के समान ही उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय भी वीर और प्रतापी राजा था। उसने अनेक पदवियां धारण की। उसके शिलालेखों पर उसकी उपाधियां उत्कीर्ण हैं जिसमें उसके पराक्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके शरीर की बनावट भी बड़ी सुंदर थी। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उसके शरीर का चित्र अंकित है। उसको देखने से मालूम होता है मानो वीर रस के साक्षात शरीर धारण किए हो। उसके सिक्कों पर वीरता सूचक अनेक वाक्य अंकित मिलते हैं। कूटनीति और व्यवहार कुशलता में चंद्रगुप्त की तुलना शिवाजी से की जा सकती है। वह पात्रानुकूल व्यवहार करता था। शक राजा जैसे नीच प्रस्ताव करने वाले का उसने ध्रुव देवी के वेश में जाकर वध किया। वह सर्वथा नीति संगत था। गुप्त साम्राज्य की रक्षा व सुख समृद्धि के लिए उसने अपने भाई रामगुप्त का वध किया। उसे भी न्यायपूर्ण कहा जा सकता है। युद्ध के साथ साथ वह अन्य साधनों का भी सहारा लेता था। नागों एवं वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपने सहयोगी एवं समर्थकों में वृद्धि कर ली थी। यह उसकी दूरदर्शिता एवं राजनीतिक पटुता का परिचायक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव धर्म अवलंबी था किंतु वह धर्म सहिष्णु था। वह बड़ा उदार था। उसका किसी भी धर्म के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने कभी भी अपने विपरीत धर्मानुयायियों पर अत्याचार नहीं किए बल्कि उनके प्रति सहिष्णुता का भाव दिखाकर उनके धर्म को भी प्रोत्साहित ही किया। इतना ही नहीं, उसने अन्य धर्म उपासकों को भी दान दिए थे। उदयगिरी अभिलेख में वर्णित चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन ने भगवान शिव की पूजा के निमित्त एक गुफा का उत्सर्ग किया था। वीरसेन शिव का परम भक्त होते हुए भी सम्राट के संधि विग्रही विभाग का मंत्री था। मथुरा अभिलेख में भी एक शैव आचार्य को दान करने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उपमितेश्वर व कपिलेश्वर के 2 शिवलिंगों की स्थापना की उल्लेख भी हमें मथुरा अभिलेख में मिलता है। सांची के अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ पर एक बौद्ध आम्रकारदवक नामक पदाधिकारी किसी बड़े सैनिक पद पर था। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव होते हुए भी अन्य धर्मावलंबियों का सम्मान करता था। चीनी यात्री फायान ने भी उसकी दानशीलता और धर्म सहिष्णुता की प्रशंसा की है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विद्या प्रेमी भी था। उसके दरबार में राजकवियों का जमघट लगा रहता था। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को अपनी उपस्थिति से अलंकृत करते थे और अपनी मधुर कविता से सम्राट को सदैव आनंद के सागर में डुबोए रखते थे। शिलालेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कालिदास केवल राजनीति ही नहीं बल्कि राजकवि के साथ साथ राजकीय कार्यों का संपादन भी करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का वीरसेन नामक मंत्री व्याकरण, न्याय, मीमांसा और लोक नीति में निपुण था। इससे सिद्ध होता है कि सम्राट विद्वानों एवं कवियों का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर तथा समस्त शिलालेखों पर उत्कीर्ण संस्कृत छंदों में उसका संस्कृत के प्रति अनुराग पता चलता है। वास्तव में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान शासक था जिसके राज्यकाल में भारत की चहुमुखी उन्नति हुई, जिस कारण हम भारत के उसे स्वर्ण युग कहते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र में उस समय भारत में विकास चरम पर था। श्री मजूमदार ने लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजनीतिक महानता और सांस्कृतिक पुनर्जीवन के नवीन युग को उन्नत स्थिति तक पहुंचाया तथा लोक हृदय में अपना स्थान बना लिया। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त के अभिलेख भी महत्वपूर्ण हैं। मथुरा स्तंभ लेख, यह उसका पहला अभिलेख है। यह लेख उसके 5वें राज्य वर्ष में 61 संवत में निर्गत हुआ था। उदयगिरी गुहा लेख,
यह चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह वीरसेन शैव का है, जो एक कवि भी था। यह लेख 82 गुप्त संवत का है, जिसमें वीरसेन ने बताया है कि उसके स्वामी दिग्विजय करने के लिए निकले थे। उदयगिरी का दूसरा गुहालेख 93 गुप्त संवत में उत्कीर्ण चंद्रगुप्त के संकानिक महाराज का है, जो मालवा का गवर्नर था। सांची लेख यह चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्दव का है, जो कि बौद्ध था। इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। महरौली लौह स्तंभ वर्तमान में ये दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पास है, लेकिन मूल रूप से यह लेख व्यास नदी के निकट एक पहाड़ी पर स्थित था। अनंत पाल तोमर ने इस लेख को अपने मूल स्थान से हटाकर महरौली में स्थापित करवाया। संस्कृत भाषा की 3 छंदों में उत्कीर्ण लेख में चंद्र का उल्लेख हुआ है। यह एक मरणोत्तर अभिलेख है। इसमें वर्णित है कि चंद्र ने बंगाल युद्ध में बने राजाओं के संग को हराया। इसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर वाहलिकों को हराया। वाहलिकों की पहचान परवर्ती कुषाणों से की गई है, जो कि इस समय पंजाब में रहते थे। लेख में चंद्र को विष्णु का अवतार कहा गया है, विष्णु भक्त कहा गया है, जिसने विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। इस लौह स्तंभ लेख में अनंत पाल तोमर द्वारा 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना पर भी चर्चा की गई है। गढ़वालेख गुप्त संवत 88 में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे निर्गत किया था। इसमें चंद्रगुप्त का नाम तो नहीं दिया गया, परंतु उसकी उपाधियां परम भागवत और महाराजाधिराज दी गई है। इसके अलावा गुप्त वंश के सिक्के भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें चंद्रगुप्त के सिक्के भी महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। उसने 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए, जिसमें धनुर्धारी प्रकार मुद्रा का यह प्रकार सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुआ है। इसमें राजा धनुष बाण लिए हुए हैं, उसके सामने गरुड़ ध्वज का अंकन है, इस पर श्री विक्रम लिखा हुआ है तथा लक्ष्मी की आकृति का अंकन हुआ है। इस मुद्रा पर चंद्रगुप्त को विविध रूपों एवं भंगिमाओं में प्रदर्शित किया गया है। वह चौलक शलवार धोती आदि पहने अंकित है। सिंह नियंता प्रकार, इसमें राजा को सिंह को मारते हुए दिखाया गया है। पृष्ठभाग पर देवी सिंह वाहिनी दुर्गा है। मुद्रा लेख में के रूप में नरेंद्र चंद्र एवं सिंह विक्रय अंकित है। अश्वारूढ़ प्रकार, राजा को घोड़े पर सवार दिखाया गया है और मुद्रा लेख में अजीत विक्रम एवं परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त लिखा है। छत्रधारी प्रकार, इसमें राजा यज्ञ की आहुति डालता प्रदर्शित है। उसके पीछे एक वामन राज छत्र धारण किए हुए प्रदर्शित है। पृष्ठभाग पर कमल के ऊपर लक्ष्मी खड़ी है और मुद्रा लेख विक्रमादित्य उत्कीर्ण है। प्रियंक प्रकार, सिक्के के पूर्व भाग पर राजा पलंग पर आसीन है। मुद्रा लेख परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। पृष्ठभाग पर सिंहासन पर लक्ष्मी विराजमान है और मुद्रा लेख पर श्री विक्रम लिखा हुआ है। इसी प्रकार की एक मुद्रा पर रूपाकृति लेख मिलने के आधार पर इतिहासकारों ने यह संभावना व्यक्त की है कि चंद्रगुप्त द्वितीय कुशल नाटककार एवं कुशल अभिनेता था। राजा रानी प्रकार के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इससे सिक्के चलाए। इसमें राजा रानी एक आमने सामने बैठे दिख रहे हैं। ध्वजधारी प्रकार, इस मुद्रा लेख में उसे परम भागवत कहा गया है। चक्र विक्रम प्रकार, इसमें भगवान विष्णु राजा को 3 गोल वस्तुएं दे रहे हैं तथा मुद्रा लेख चक्र विक्रम अंकित है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिसने न केवल सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की उन्नति में उसका सहयोग किया था। नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे कालिदास, जो कवि थे, और इसके अलावा वो उसके दरबार को सुशोभित करने के अलावा वो पूरे भारत के लिए सम्मान थे। वैताल भट्ट ये जादूगर थे। घटकर पर कूटनीतिज्ञ थे। शंकु जो थे वो वास्तुकार थे। धन्वंतरी वो जो थे वो चिकित्सक थे। अमर सिंह कोशकार थे। शपणक यह फलित ज्योतिष के जानकार थे और वररुचि व्याकरण और प्राकृत प्रकाश के लेखक थे। इस प्रकार सभी विभागों से अलग अलग जो उसके नवरत्न थे, जिससे भारत के इतिहास में आज भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है जिनको। इसके अलावा एक वराहमिहिर जो प्रमुख थे, वो खगोल विज्ञान और ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। फलित ज्योतिष का प्रणेता भी इन्हीं को माना जाता है। वराहमिहिर ने वास्तु विद्या के भी महान आचार्य थे।